ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना की उपयोगिता। ठीक है, प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है? सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो यही है कि पूरे संविधान का संक्षिप्त रूप है ना? पूरे संविधान का संक्षिप्त रूप है। अर्थात इस संविधान में क्या है, इस संविधान में क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, न्याय के आदर्श क्या है, सब कुछ इस प्रस्तावना में लिखा गया है। तो हम इसको संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्या हो गया कि संक्षिप्त रूप है। फिर इसके बाद संविधान, ये प्रस्तावना है क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। ठीक है, संविधान के दर्शन का स्पष्ट रूप से इसी प्रस्तावना में, मतलब प्रस्तावना में ही संविधान के दर्शन का स्पष्ट रूप से झलक दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से झलक दिखाई पड़ता है। ठीक है, झलक दिखाई पड़ता है। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना ही है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भी कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। कि आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने। क्योंकि जो भी मूलाधिकार हैं या जो भी आपके अधिकार हैं संविधान प्रदत्त, अगर अनुच्छेद 32 ना होता तो लागू कैसे होते? है ना? 32 अगर ना होता, 32 ही ये कर्तव्य देता है ना, ये अधिकार देता है किसको? उच्चतम न्यायालय को कि ये लागू करवाए। और 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। क्या? 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। अर्थात जनता का अधिकार है कि 32 के तहत तो राहत पाए, जबकि 226 के तहत भी आपके मूलाधिकार का संरक्षण होता है। लेकिन 226 स्वयं में मूल अधिकार नहीं है, स्वयं मूल अधिकार नहीं है, जबकि 32 स्वयं मूल अधिकार है। ठीक है, स्वयं मूल अधिकार है। ये तो हो गया कि किसको संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, संविधान की आत्मा का प्रश्न। तो अब हम पढ़ रहे थे कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। प्रस्तावना की उपयोगिता, इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। किसमें? प्रस्तावना में ही राजनीतिक, धार्मिक, कौन से? राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है ना भाई? धर्म के बारे में भी कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष, हम किसी धर्म को अतिरिक्त महत्व नहीं देंगे। राज्य की नजर में सभी धर्म एक समान है। राज्य का मतलब किसी धर्म का विरोध नहीं है राज्य को, लेकिन उसकी नजर में सभी धर्म समान है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि कोई अनुच्छेद, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो जाता है, या कोई मामले ऐसे आते हैं जहां पर स्पष्ट व्यवस्था, संविधान का अनुच्छेद या कोई कानून स्पष्ट व्याख्या नहीं समझ में आता, स्पष्ट समझ नहीं आता कि इसके अनुसार क्या निर्णय लेना है,
तो वहां पर न्यायालय भी किसका सहारा लेता है? प्रस्तावना का। कि प्रस्तावना में संविधान के क्या आदर्श हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, ये सब इन्हीं आधारों पर न्यायालय भी निर्णय लेता है। ठीक है, न्यायालय में भी प्रयोग होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रयोग यहां भी होता है। कहने का मतलब कि जब अनुच्छेद अस्पष्ट हो जाता है तो उसका ठीक ठाक अर्थ जानने में कठिनाई होती है, तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है। ठीक है, आगे हैं सर अल्लादी। कौन? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका क्या कथन था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सपनों का विचार। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसी तरह के एम मुंशी का भी कथन है। के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी के संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान है। तो के एम मुंशी ने भी क्या कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हाँ, संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातंत्र की कुंडली है। क्या? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। ठीक है, की जन्म कुंडली है। ये बात किसने कही? के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने कही है। ठीक है, और इसी प्रस्तावना में क्या है? इसी प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख है। ठीक, हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं उसका उल्लेख है। ठीक, उसका उल्लेख है। अब आगे प्रश्न उठता है कि क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है? प्रस्तावना परिवर्तनीय है या प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है? ठीक, प्रश्न यही है कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं। ठीक, अब प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं, तो इसमें कुछ ऐसे मामले आए जिसमें दोनों बातें सामने आई कि प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तनीय है या नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तनीय है या नहीं, तो इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के विचार होंगे वही तो माना जाएगा, है ना। तो अब
किन मामलों में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया? संशोधनीय माना गया। और कुछ मामलों में संशोधनीय नहीं माना गया। संशोधनीय नहीं माना गया, मतलब कि संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो जो पहले जो निर्णय आया, मतलब कहाँ संशोधनीय माना गया, जो उस संदर्भ में, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल राज्य, ये 1973 वाला वाद था, जो कि बहुत प्रसिद्ध वाद है। तो इसमें क्या माना गया कि प्रस्तावना संशोधनीय है ना। इसी में तो माना गया कि 368 से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसी के तहत 24वें संशोधन को वैध कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि 368 के द्वारा, मतलब जिससे स्पष्ट हो रहा था कि 368 के द्वारा कहीं भी संशोधन हो सकता है। इसी निर्णय ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन वहीं तक जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अंततः यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया कि जब 368 के तहत संविधान के जब किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, तो उसमें प्रस्तावना भी है, वो भी संशोधनीय है ना। लेकिन इसके पहले बेरूबारी संघ केस 1960, कौन था? बेरूबारी संघ केस, ये क्या था? 1960 का था। इसके अनुसार प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। फिर अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों पर संशोधन संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। संशोधन हो सकता है, लेकिन वहीं तक जहां तक संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। संविधान का मूल ढांचा क्या? बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित न हो। बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित न हो, यही वर्तमान में मान्य है कि प्रस्तावना में या संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके पहले जो यहाँ पर निर्णय हुआ था, वो क्या था कि प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। संशोधनीय नहीं है इसके तहत 368 के तहत। क्यों संशोधनीय नहीं है? क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो ये 1973 के अनुसार ही वर्तमान स्थिति है कि प्रस्तावना संशोधनीय है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से अब निर्धारित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ प्रस्तावना से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिनको हम ध्यान में दे सकते हैं। वो तथ्य क्या है कि 42वें संशोधन में कुछ परिवर्तन किया गया था। प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम कब का है? 42वां संविधान संशोधन कब का है?
1976 का है ना, 1976 का। इस समय इंदिरा जी क्या थी, पीएम थी। इसी 42वें संशोधन को छोटा संविधान, मिनी संविधान कहा जाता है। 44वें संशोधन में काफी कुछ सुधार किया गया था 42वें की बातों को। तो 44वें संशोधन जनता पार्टी के समय में हुआ था, ठीक है। तो 42वें संशोधन में क्या हुआ था, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहां से लिया गया है, स्वतंत्रता और किसको, स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये कहां से लिया गया है, हाँ, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब का मामला है, 1789 से 1799, ठीक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 है ना। और क्या है, जो जस्टिस की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये कहां से प्रेरित है, 1917 की रूस की क्रांति से, ये वहां से प्रेरित है, ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक। और राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना की जाती है। जैसे राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार, राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार क्या होगा, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहते हैं, ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जैसे भारत, ठीक है। ऐसा राज्य, धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता है, ठीक है। अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। अर्थात क्या, तटस्थ रहता है, मतलब कि कोई विशेष धर्म नहीं है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, राज्य का विशेष धर्म नहीं, ठीक है। ऐसे राज्यों के अंतर्गत भारत सबसे प्रमुख देश है, ठीक। तो यह धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया। फिर दूसरा कंसेप्ट जान जाइए कि नास्तिक राज्य क्या है। भारत को नास्तिक राज्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है। नास्तिक राज्य से क्या मतलब होता है, राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है, मतलब ऐसे राज्य किसी धर्म को नहीं मानते, राज्य सभी धर्मों का विरोध करता है, सभी धर्मों का विरोध करता है, नास्तिक राज्य हो गया। और फिर क्या हो गया, सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य क्या होते हैं, ठीक। सैद्धांतिक राज्य ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, मतलब ये राज्य ऐसे राज्य होते हैं कि अपना धर्म घोषित कर लेते हैं,
अपना विशेष धर्म हो। ज्यादातर मुस्लिम कंट्री को मान सकते हो, हमें लगता है पाकिस्तान भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत है, श्रीलंका को भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है ना। तो इनका अपना धर्म होता है। तो इस तरह आपका प्रस्तावना का चैप्टर समाप्त हुआ।